टेंथ का थर्ड चैप्टर का आज सेकंड लेक्चर। और इस लेक्चर में हमें धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण पढ़ना है, क्योंकि भौतिक गुण हम इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। तो वही इसका पहला लेक्चर था। बड़ा चैप्टर है, 4 से 5 लेक्चर हो जाएंगे इसके। आज दूसरा लेक्चर है जिसमें धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए धातुओं के रासायनिक गुण। देखिए भौतिक गुण और रासायनिक गुण में इतना ही सा अंतर है कि जो भौतिक गुण थे उनमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, और जो रासायनिक गुण होते हैं उनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। हम लोग करके देखेंगे कि धातु की अम्ल के साथ क्रिया होगी, धातु की क्षार के साथ क्या अभिक्रिया होगी, कार्बोनेट के साथ क्या होगी, धातु ऑक्साइड के साथ क्या होगी, करके देखेंगे। फिर पता चलेगा हमें कौन सी गैस बनती है। ये सब हम लोग जो है धातुओं के रासायनिक गुण में ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो जो दिया है धातुओं का, वायु में दहन करने से क्या होता है, यानी धातु होनी चाहिए और धातु के साथ प्लस O2, तो Zn प्लस O2, जैसे Zn मैंने ले लिया और हमने ये ऑक्सीजन ले ली दहन, तो क्या बन जाएगा, तो उसका जब हम लोग दहन करेंगे धातु और उसके ऑक्साइड का, तो क्या बन जाएगा, हमें धातु ऑक्साइड मिल जाएगा। देखिए हमने Zn लिया था, इन्होंने Cu लिया, Cu, और जलाने का मतलब O2 ही होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना सहायक कोई चीज़ जलती नहीं। और ये क्या बन गया आपका Cu। Zn लेते प्लस O2 लेते तो ZnO बन जाता। यानी सीधी सीधी जो बात है वो ये है कि धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, या दहन करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड। कोई सा भी धातु ले सकते हो, ऑक्सीजन कंपलसरी है, बनेगा उसका ऑक्साइड। ठीक है, पहला आपका हो गया रासायनिक गुण। उसके बाद आते हैं हम लोग ये क्या है आपका, ये भी सब धातु और उसके ऑक्साइड से ही करा रहे हैं इन लोग बार बार रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका धातुएं जल के साथ क्रिया करती है तो क्या होता है। देखो कोई भी धातु ले लो, नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं हम लोग। देखिए धातु ले ली, जैसे हमने Zn, उसकी रिएक्शन करा दी H2O के साथ, तो क्या बन जाएगा, देखिए Zn और O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस ये बच जाएगी। यानी अगर धातु की जल के साथ क्रिया करा दो तो बन जाता है, ये तो हो गया धातु और ये ऑक्सीजन, ये धातु ऑक्साइड, और निकल गई क्या आपकी हाइड्रोजन गैस। ओके, यही रहा इसका सामान्य सूत्र। धातु की जल के साथ क्रिया कराने पर धातु ऑक्साइड जो ZnO था वो धातु ऑक्साइड था, और क्या निकली, हाइड्रोजन गैस। अब आप कोई सा भी धातु ले लीजिए, कोई से भी जल ले लीजिए, ठीक है ना, जल तो लेना ही है, और धातु ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये दूसरा रासायनिक गुण है आपका किसका, धातु का। तीसरा धातु का रासायनिक गुण क्या है, अम्ल के साथ, तनु अम्ल के साथ क्रिया क्या करके क्या बनाती है। तो ये देखिए लिखा हुआ है, अगर धातु की तनु अम्ल के साथ क्रिया करा दें हम लोग ये, तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन। यानी फिर ले लेते हैं वही Cu प्लस कोई तनु अम्ल ले लें, HCl या H2SO4 ले लेते हैं अब की बार, H2SO4, तो क्या बन जाएगा, CuSO4, ये तो बन जाएगा। ये हो गया आपका लवण, और क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस। यानी धातु की जब हम लोग अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं, तनु अम्ल के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये तो बन गया लवण और निकल गई हाइड्रोजन गैस। तीसरा रासायनिक गुण हो गया ये। और नेक्स्ट है चौथा रासायनिक गुण, धातु लवणों के विलयन के साथ धातु अभिक्रिया कैसे करती है। मतलब धातु तो है ही, धातु जब धातु लवण के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है, देखते हैं हम लोग।
धातु जो है वो धातु लवणों के साथ क्रिया करके क्या बना रही है, एक तो ए लवण का विलयन प्लस धातु, मतलब धातु निकल जाएगी, और जब जैसे कोई धातु ए है और बी के लवण का विलयन है तो बन जाएगा ए के लवण का विलयन, यानी ये हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और क्या बना लेगा, धातु जो है वो अलग निकल जाएगी। पर ये कैसे निर्धारित होगा कौन सी धातु निकलेगी, तो जो कम क्रियाशील धातु है वो निकल जाएगी। ये मैंने पहले जब पहला लेक्चर पढ़ा रहा था, पहले चैप्टर का विस्थापन अभिक्रिया, उसमें समझाया भी था। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड होगा कौन सी कम क्रियाशील है, कौन सी ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, तो ये पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सक्रियता श्रेणी। ठीक है, तो ये तो आपके धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण जो थे, अधातुओं के इन्होंने अभी नहीं दिए हैं, आगे देंगे शायद। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, कौन अधिक क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील, थोड़ा सा परिचय दे दें सक्रियता श्रेणी का, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में ही हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या है, धातु जो हैं वो कौन अधिक क्रियाशील है, धातु कौन कम क्रियाशील है, ये पता करने के लिए एक श्रेणी बनाई गई है जिसको हम लोग बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। हम कह सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी वो श्रेणी है जिसमें क्या किया गया है, धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, यानी कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सा धातु कम क्रियाशील है, ये कौन बताएगा, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में क्या हुआ है, अधिक क्रियाशील तत्वों को रखा गया है ऊपर की तरफ, उससे जो कम सक्रिय है उसके नीचे, इसी तरह अवरोही क्रम में सारे तत्वों को नीचे रखा गया है, और जो सबसे कम सक्रिय है वो नीचे, और जो सबसे ज़्यादा सक्रिय है वो ऊपर। बीच में जो है वो मध्यम सक्रिय तत्व हैं, जो ना ज़्यादा ना सक्रिय होते हैं ना ज़्यादा अक्रिय होते हैं। ठीक है, और सक्रियता श्रेणी के फ़ायदे क्या हैं, पहले तो ये सब क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सक्रियता श्रेणी ही ये डिसाइड करेगी कि कौन सा तत्व किसी यौगिक में उपस्थित किस तत्व को विस्थापित कर सकता है। थोड़ा पहले आते हैं, जब हम लोगों ने पढ़ा था पहले चैप्टर में विस्थापन अभिक्रिया, तो हम लोग पढ़ते थे कि जब Zn की अभिक्रिया कराते थे किसके साथ, CuSO4 के साथ, तो बन जाता था ZnSO4 और Cu अलग हो जाता था। ऐसा ही था ना, साफ साफ लिख दे रहा हूँ यहाँ, देखिए Zn प्लस CuSO4 रिएक्शन साइन ZnSO4 प्लस Cu। क्या होता था, CuSO4 कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है जो क्या कर रहा है, जब Zn की उससे रिएक्शन कराई तो Zn ने Cu को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, खुदा उस जगह अपनी यहाँ का जुड़ गया। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि Cu, अगर यही उल्टा हो जाए Cu प्लस ZnSO4, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा तो क्या CuSO4 अलग हो जाएगा और Zn अलग हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट सोच के, नहीं। उसका आंसर होगा नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं। क्यों, उसका आधार उत्तर बताता हूँ। उसका उत्तर है सक्रियता श्रेणी। क्या देख रहे हो आप, सक्रियता श्रेणी में Zn कहाँ है, ये, Cu कहाँ है, ये। क्या बताया गया, सक्रियता श्रेणी घटता हुआ क्रम है, तो अधिक सक्रिय कौन हुआ, Zn, कम सक्रिय कौन हुआ, Cu। अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर सकता है, कम सक्रिय तत्व अधिक सक्रिय तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता। ये भी याद ना रहे तो इतना याद रखिए, जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर की तरफ हैं वो नीचे वाले तत्वों को तो विस्थापित कर सकते हैं किसी यौगिक में से, पर नीचे जो तत्व रखे हुए हैं वो उससे अपने से ऊपर वाले तत्व को विस्थापित नहीं कर सकते। इसलिए Cu Zn को नहीं कर सकता, Zn Cu को विस्थापित कर सकता है। क्योंकि Zn अधिक क्रियाशील है और Cu कम क्रियाशील है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते भी हैं। Zn प्लस CuSO4
आगे लिख दिया क्रिया संभव है या नहीं। अब आप देखोगे Zn की जब CuSO4 के साथ क्रिया होगी मतलब Zn Cu को विस्थापित कर सकता है, आप लिखोगे क्रिया संभव है। अगर ये पूछ लेता है कारण सहित बताइए तो कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि Cu का स्थान Zn का स्थान किससे ऊपर है, Cu से ऊपर है, तो वो Cu से अधिक क्रियाशील है और अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर सकता है, किसी यौगिक में से विस्थापित कर सकता है। तो विस्थापन अभिक्रिया जानने के लिए सक्रियता श्रेणी का बहुत बड़ा उपयोग है। ओके, आगे ये देखिए सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है, मतलब अब आ गए सक्रियता श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन जो हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी सारे टॉपिक पढ़ लें। अब है धातुएं और अधातुएं आपस में कैसे क्रिया करती हैं, यानी आयनिक यौगिक के बारे में डिस्कशन हो रहा है इसमें। पहले तो समझ लीजिए, क्योंकि धातु या धातुएं आपस में कैसे क्रिया करती है इसको समझने के लिए उन्होंने सीधे सीधे आयनिक यौगिक शुरू कर दिया। ये रहा आयनिक यौगिक। थोड़ा सा आयनिक यौगिक मैं समझा रहा हूँ, उसे समझ लीजिए, और उसके बाद हम लोग आयनिक यौगिक भी पढ़ेंगे, उनके गुणधर्म भी पढ़ेंगे। क्योंकि NCERT जब से लगी हुई है तब से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की ये है, क्योंकि CBSE बोर्ड के बच्चे तो शुरू से NCERT पढ़ रहे थे, उनकी को लिए कोई ये बड़ी चीज़ नहीं थी। पर यूपी बोर्ड में जब से NCERT लगी है, ज़्यादातर स्टूडेंट को मैं सुनता रहता हूँ, मैं भी इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि उनको NCERT की जो लैंग्वेज है उससे प्रॉब्लम आ रही है। उसकी जो लैंग्वेज है वो इतनी आसान नहीं है जैसा वो समझते थे, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए जितने भी लेक्चर हैं वो NCERT के अकॉर्डिंग ही रखे गए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जा सके, क्योंकि आना NCERT से ही है। तो सबसे पहले चलिए आयनिक यौगिक पढ़ते हैं। पहले आयनिक क्या है, आयनिक देखो, आयनिक का मतलब समझ हो गया, जो आयन से मिलके बने। अरे आयनिक से मिलके बने वो आयनिक यौगिक, बात खत्म हो गई। अब आयन कौन से, आयन तो दो होते हैं, धन वाले भी और ऋण वाले भी। तो आयनिक का मतलब ही यही है जो धन और ऋणायन दोनों से मिलके बने। कैसे मालूम चलेगा कौन धनायन है, कैसे मालूम चलेगा कौन ऋणायन है। हालांकि अगर आपने क्लास 9th अच्छे से की होगी तो धनायन, ऋणायन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको मालूम होगा, और नहीं भी मालूम होगा तो भी मुझे अभी रिपीट कराना पड़ेगा, नहीं तो आपको आयनिक यौगिक तैयार नहीं होंगे। देखिए इन्होंने भी रिपीट कराया है, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक, अब इसमें क्या है देखो, ये नहीं बताएंगे आपको कि 9th में कैसे किया था। इन्होंने तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं तो 9th की बुक उठाइए। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आयनिक यौगिक समझिए, जैसे NaCl, हम ये कहें ये आयनिक यौगिक है। क्यों आयनिक यौगिक है, एक एक चीज़ समझते जाइए। क्योंकि ये बना हुआ है Na धन से और Cl ऋणायन से। चलो समझ में आ गया, आयनिक यौगिक इसलिए है क्योंकि Na धनायन है और Cl ऋणायन। अब आती है बात, Na ही धनायन क्यों है, Na के पास ऋण आयन क्यों नहीं लग सकता, Cl के पास ही ऋण आयन क्यों लगा है। दो क्वेश्चन तो यहाँ से सीधे सीधे उठते हैं। और Cl के पास धनायन क्यों नहीं लगा। दूसरी बात, Na के पास एक ही धनायन क्यों लगा, दो क्यों नहीं लगे। Cl के पास एक ही ऋण आयन क्यों लगा, दो क्यों नहीं लगे। ये अगर समझ गए तो आयनिक यौगिक में कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले तो परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। Na का परमाणु क्रमांक, Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं, 9th सा अगर आपको हल्का सा याद हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, आपने ये पढ़ा होगा, पहले यही बता दूं, ये बीच में ये नाभिक होता है, नील्स बोर का मॉडल पढ़ा होगा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से बढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो उस हिसाब से Na का परमाणु क्रमांक होता है 11, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, क्योंकि कितना भरा जाना है, 2, 8, 18 और 32, और नहीं होगा तो पिछली कक्षा दोबारा भरते हैं। तो Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11, तो 2, 8 और 8 तो 10 हो गए, बचा कितना, 1। अंतिम कक्षा के लिए कितने बचा, 1। अब ऐसी Cl के लिए लेते हैं, Na के लिए यहाँ लिख दूँ पहले,
281। Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। 2 दूसरी कक्षा में 8, 8 और 2 10, बच गए 7, क्योंकि 18 होते नहीं होते तो बचे कुछ रख दिए 7। अब देखिए, जिनकी अंतिम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, वो क्या होते हैं? धातु होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन देने का कार्य कर सकते हैं। वो लेंगे नहीं कभी, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करते हैं। और जो देता है वो दाता होता है, यानी उन पे होता है धन का चार्ज, धन आवेश आता है। जितने इलेक्ट्रॉन देंगे उतना ही धन आवेश है। ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पर कितना आवेश आएगा? 1 धन। इससे ज़्यादा 5, 6, 7 जिस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी अंतिम कक्षा में, वो इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी अंतिम कक्षा पूरी करते हैं और उन पर होता है ऋण आवेश। तो अंतिम कक्षा कितने से पूरी होती है? अंतिम कक्षा पूरी होती है 8 से। समझ में आ रही है बात? अब देखिए, उस हिसाब से Na की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो Na कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को? 1, इसलिए उस पर कितना धनायन? Cl कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 7 थे, 2 8 7, एक और ले लेगा तो 8 हो जाएंगे, तो इसके भी अंतिम कक्षा में 8 हो जाएंगे। कितने ले सकता है? 1। और यही है आपके Na और Cl आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक वो जो धनायन और ऋणायन से मिलके बने। ठीक है, धनायन ऋणायन कैसे बने ये भी बता दिया। अब देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, जो मैं बता रहा था वही सारी बात यहाँ है। ये देखिए, Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। इसके पास क्षमता 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसके पास क्षमता 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इस पे Na पे आ गया धन आवेश। Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, किसको? एक चाहिए ही था, लास्ट अंतिम कक्षा में 7 थे, तो इस पे आ गया 1 ऋण आवेश और दोनों ने मिलकर बना दिया NaCl। और ये क्योंकि ये धनायन और ऋणायन से मिलकर बना है, इसलिए इस यौगिक को कहेंगे आयनिक यौगिक। क्लियर? नेक्स्ट, अब आते हैं आयनिक यौगिक के गुणधर्म। आयनिक यौगिक के गुणधर्म के बारे में तो अभी इस पेज पे नहीं, यहाँ बताया गया है। देखिए, आयनिक यौगिक जो होते हैं, देखिए पहले तो आयनिक यौगिक जितने भी होते हैं वो धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। आपको मालूम भी है कि धनायन और ऋणायन आपस में क्या होते हैं? विपरीत आयन होते हैं। विपरीत आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करेंगे तो क्या होगा कि वो आसानी से तोड़े नहीं जा सकते, तो यानी उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होंगे, कठोर होंगे, वो जैसे नमक होता है। तो देखिए, पहला तो भौतिक ये हो गया, धनायन ऋणायन के कारण मजबूत आकर्षण बल होने के कारण ये कठोर होते हैं। दाब डालने पर, ज़्यादा ही दाब डालोगे तो टूट जाएंगे। गलनांक क्वथनांक भैया जब कठोर है तो वो आसानी से गलेंगे नहीं, आसानी से उबलेंगे नहीं, तो गलनांक भी ज़्यादा होगा और क्वथनांक भी ज़्यादा होगा। नमक को कोई तवे पे रख के थोड़ी गलाया जा सकता है, तो गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। घुलनशीलता, घुलनशीलता होती है। अगर इनको घोला जाए, जैसे नमक को घोला जाता है जल में, तो क्या हो जाता है? वो अपने आयनों में टूट जाता है, यानी Na और Cl में, और वो घुल जाता है, यानी ये जल में घुलनशील होते हैं। विद्युत चालकता, विद्युत चालकता क्या होती है कि वैसे ये विद्युत के कुचालक होते हैं, पर घुलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। जैसे NaCl ठोस अवस्था में उसमें कोई विद्युत का चलन नहीं हो, पर पानी में घोल दोगे तो घुलित अवस्था में उसमें विद्युत का चलन होगा। चौथा, ठीक है, तो यही 4 गुण इसमें बताए गए हैं, आपके पढ़िएगा। ठीक है, और आपके सक्रियता श्रेणी भी कंप्लीट हो गई और आयनिक यौगिक भी पूरे हो गए, धातु अधातुओं के रासायनिक गुण भी पूरे हो गए। ठीक है, और यहाँ तक आपका ये पूरा ख़त्म हो गया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा खनिज और आपका अयस्क, इन सब पे होगा। तो पढ़ते रहिए, जहाँ जो प्रॉब्लम आते हैं वो पूछते रहिए। सारी चीज़ों को खुद के नोट्स बना के नोट करते रहिए, बेटर है, क्योंकि आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। ठीक है,